शट एंड ओपन। शट मतलब किसी चीज़ का बंद हो जाना, ओपन मतलब किसी चीज़ का फिर से शुरू हो जाना। इस खूबसूरत से स्पोर्टिंग एडिटोरियल के साथ अपनी एडिटोरियल की क्लास को आज आगे बढ़ाएंगे। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। हर रोज़ की तरह आपसे गुजारिश करूंगा इस क्लास का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए अपने हाथ में एक नोटबुक और पेन को रखें और इसको एक ऑफलाइन क्लास की तरह समझें, जैसे आप किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं। मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ट्रांसलेशन के साथ साथ मैं बहुत सारी वोकेबलरी और ग्रामर कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करता हूं, ताकि आप उनके नोट्स बना करके लॉजिक के साथ उनको समझें। फटाफट से क्लास को शुरू करेंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, ऑफिशियल YT नो चैट्स। छोटा सा ग्रुप है अपना, 6-7 हज़ार इसमें मेंबर्स हैं, है ना। सुबह में आपको ये भी मालूम चल जाएगा इस ग्रुप के अंदर शाम को कौन सा ट्यूटोरियल हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा कोई चीज़ शट हो गई थी और अब फिर से ओपन हो गई है। किसी चीज़ को पहले रोक दिया गया था, फिर से हो गई है उसकी शुरुआत। अब देखो कौन सी चीज़ है, मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा द पैंडेमिक इज स्टिल ऑन बट टेनिस इज रिटर्निंग इन अ कपल ऑफ मंथ्स। कह रहे जो पैंडेमिक है ना, पैंडेमिक क्या होती है? महामारी। कह रहे जो महामारी है कोविड की, ये अभी भी ऑन है, अभी भी ये जारी है, लेकिन जो टेनिस है ना वो रिटर्न कर रही है कुछ एक कपल ऑफ मंथ्स में, 1-2 महीने के अंदर। अगर भले ही पैंडेमिक अभी भी जारी हो, ये महामारी अभी भी चल रही हो, टेनिस जो है वो 2 महीने में लौटने को फिर से है तैयार। एडिटोरियल लिखा गया टेनिस के बारे में। टेनिस को बंद कर दिया गया था, सारे के सारे ग्रैंड स्लैम्स भी हमने सबके सब बंद कर दिए हैं कोविड के कारण, पर 2 महीने के अंदर टेनिस फिर से रिज्यूम करने की बात चल रही है, उसी के ऊपर अपना बेस्ड। देखने वाली चीज़ें देखेंगे सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस का सब्जेक्ट था पैंडेमिक, है ना, वर्ब थी इसकी पिंक में इज। फिर देखो बट नाम का कंजंक्शन आया, उसके बाद सब्जेक्ट नंबर 2 आया टेनिस, और जिसकी वर्ब थी इज रिटर्निंग। बी फैमिली की वर्ब के बाद वर्ब की ING फॉर्म आ रही है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इस देख के मालूम चला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। जितने सब्जेक्ट्स होंगे उतनी वर्ब्स होंगी। आपको मैंने सब्जेक्ट्स और वर्ब्स ग्रीन और पिंक में मार्क कर दिए हैं पूरे एडिटोरियल के। ये इसलिए करता हूँ, जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं इस एक्सरसाइज का मोल। अगर आप नए हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी पहली सीढ़ी है इंग्लिश को सीखने की, सेंटेंस के सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को पहचानना। मेरे सब्जेक्ट से अपने सब्जेक्ट, मेरी वर्ब से अपनी वर्ब को मिलाएं, आप इंग्लिश में उतना मुनाफा पाएंगे, उतना फ़ायदा देखेंगे जितना आपने कई सालों में नहीं देखा हुआ अगले 10 दिनों के अंदर। चलिए आगे बढ़ें। सेंटेंस में देखने वाला वर्ड आया पैंडेमिक, इसके सारे सिनोनिम मैंने लिख दिए हैं। आउट ब्रेक बोल सकते हैं, कंटेजियन बोल सकते हैं, और ये बहुत खूबसूरत वर्ड है पेस्टिलेंस। खूबसूरत तो नहीं है ना, है तो महामारी बीमारी की बात है, पर पेस्टिलेंस वर्ड जो है ना महामारी का सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, इसको जरूर ध्यान दें आप ना। पेस्टिलेंस बहुत बड़ी महामारी। चलिए एक छोटी समरी मैं आपको दे देता हूँ, आपको मालूम चले कि इस बारे में लिखा हुआ है, साथ में आपको इसकी टोन मालूम चले। समरी ये है कि टेनिस जो इंटरनेशनल बॉडी है टेनिस की, वो टेनिस को 2 महीने में शुरू करने वाली है, अगस्त सितंबर के बाद। अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है, आप शुरू कर रहे हो, पर शुरू करने से पहले सारे रिस्क को तोल लेना, सारे जोखिमों को तोल करके वे करके देख लेना, उसके बाद ही शुरू करना। करे कई ऐसी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी शुरू करने से पहले जो कि करना इम्पॉसिबल है। आपको अगर पूरी प्रोटेक्शन चाहिए ना, टेनिस भी खिलवाना है और कोरोना भी नहीं फैलने देना, तो करे क्लोज टू इम्पॉसिबल है, इस चीज़ को पहले आप तोल लेना। फिर इसने एक रीसेंट एग्जाम्पल दिया जिसमें जोकोविच एक छोटे से टूर्नामेंट में गए और वो हो गए पॉजिटिव कोरोना के लिए। तो अगर आप जोकोविच जैसा खिलाड़ी हो सकता है तो कोई भी हो सकता है, ध्यान रखना शुरू करने के चक्कर के अंदर बीमारी को खिलाड़ियों को मत दे देना। बस ये इसकी समरी आज की। इसकी टोन बोलेंगे 2 तरह की है, एप्रीहेंसिव और एंशियस। एप्रीहेंसिव क्या होता है, जब आप बहुत डाउटफुल होते हो किसी काम के लिए, आपको किसी चीज़ के ऊपर बहुत शक होता है ना, यार ये हो तो रहा है यार, पर समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, है ना, एप्रीहेंसिव होते हो आप। दूसरा क्या है, एंशियस, आप बहुत परेशान होते हो, ये हो रहा है पर बहुत गलत हो रहा है, ये हो रहा है पर इसके पीछे बहुत सारे रिस्क हैं, आप बहुत परेशान होते हो तो आप होते हो एंशियस। तो एंशियस और एप्रीहेंसिव आज की 2 टोन्स होंगी। फटाफट से इस समरी को लिख डालें कमेंट सेक्शन में, इसकी डिटेल्स हम आगे देखेंगे। सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया है। समरी राइटिंग से आपकी राइटिंग स्किल्स जो है ना, जमीन और आसमान का फर्क आ जाता है महज 10 से 15 दिन के अंदर, अगर आप समरी लिखने की कोशिश करें। शुरू करेंगे। समरी जिनको नहीं लिखनी आती, मेरी वीडियोज़ हैं कौन सी, तो इंग्लिश राइटिंग स्किल्स बाय YT, है ना, 5 वीडियोस आ जाएंगी जैसे ही आप यूट्यूब में इस चीज़ को सर्च करोगे। कोशिश करना कैसे समरी लिखी जाती है आप देख सकते हैं वहाँ जाके। करें जस्ट
3 months ago, as COVID raged across Europe and North America, the nerve centers of the sport, tennis tournaments, began to fall like in an avalanche. कह रहे महज 3 महीने पहले, जस्ट 3 months ago, अच्छा किस चीज़ के, कह रहे जैसे ही कोविड ने रेज किया, कोविड-19 ने अपना गुस्सा दिखाया, पूरे एंथुजियाज्म के साथ इसने चढ़ाई कर दी। कहाँ पे? पूरे यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में। कह रहे महज इससे 3 महीने पहले हुआ क्या? कह रहे ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जो हैं, जो कि नर्व सेंटर भी कहलाते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा अभी, नाउन एंड अपोजिशन होता है। कह रहे जो कि नर्व सेंटर भी कहलाते हैं, कंट्रोलिंग सेंटर भी कहलाते हैं इस स्पोर्ट के, इस गेम के। कह रहे महज इसके 3 महीने पहले हुआ क्या? कह रहे टेनिस टूर्नामेंट है ना, शुरू हो गए वो फोल्ड होना, शुरू हो गए वो बंद होना। और कैसे? जैसे कि एक बर्फीला तूफान हो, जैसे कि एक बहुत बड़ी बर्फबारी में चीज़ें बंद होती हैं। समझना इस सेंटेंस को, फिर इसमें ग्रामर देखते हैं। कह रहे महज 3 महीने पहले कोविड-19 के पूरे जोर शोर के चढ़ाई करने के, गुस्सा दिखाने के, पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, जो कि कंट्रोलिंग सेंटर भी हैं, नर्व सेंटर भी हैं इस पूरे स्पोर्ट के, इस खेल के। कह रहे इससे 3 महीने पहले ना टेनिस टूर्नामेंट्स ने बंद कर दिया था, शुरू हो गया था इनका फोल्ड होना, बंद होना। और कैसे? जैसे कि एक एवलांच में चीज़ें बंद होती हैं, जैसे कि एक बर्फीले तूफान में चीज़ें रुक जाती हैं। समझ गए सेंटेंस को? कह रहा आपने सबसे पहले बंद किया था टेनिस नाम के गेम को, अभी तक तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप तक कोविड पहुंचा भी नहीं था। अब सेंटेंस में देखने वाली चीज़ों पे आ जाओ। ग्रीन में सब्जेक्ट, पिंक में वर्ब। कोविड-19 की वर्ब क्या है? रेज। रेज करना मतलब गुस्सा दिखाना, अपनी फ्यूरी दिखाना, अपना एंगर दिखाना, बहुत हिंसक हो जाना। कह रहे जब कोविड-19 हिंसक हो गया था यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। समझ गए ना? रेज मतलब पूरे जोर शोर के साथ किसी चीज़ पे चढ़ाई कर देना, गुस्से के साथ। नर्व सेंटर क्या है यहाँ पे? अ प्लेस फ्रॉम वेयर समथिंग इज कंट्रोल्ड। जहाँ से आपकी नर्व्स निकलती है ना, वहीं से सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं। अपनी बॉडी का नर्व सेंटर अपना दिमाग है, वैसे ही इस स्पोर्ट का नर्व सेंटर है नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। फोल्ड होना किसी चीज़ का बंद हो जाना, जैसे आप अपनी मैट को, अपनी चटाई को फोल्ड करोगे, अब आप उससे कोई काम नहीं करवा रहे हो, अब आप उससे तब काम कराओगे जब आप उसको अनफोल्ड करोगे, है ना? तो अनफोल्ड होना मतलब किसी चीज़ का शुरू होना, फोल्ड होना मतलब किसी चीज़ का बंद होना। एवलांच क्या होता है? बर्फीला तूफान, इसको डिल्यूज बोलते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए। स्नो स्टॉर्म इसको सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है, या आप इसको बोल सकते हैं लैंड स्लाइड। आपके पाँव के नीचे से लैंड स्लाइड करके निकल जाए, तभी ऐसे बर्फीले तूफान आते हैं। बढ़ेंगे इस सेंटेंस के पीछे की ग्रामर में। नाउन इन अपोजिशन क्या होता है, आज हम इसको सीखेंगे। यहाँ पे इसने कोविड-19 को रेज करता हुआ बताया है पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, जो कि नर्व सेंटर भी हैं इस स्पोर्ट के, और कोमा से कोमा में इसको अलग कर दिया है। इसको बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। 2 नाउन एक साथ आ जाते हैं आजू बाजू में, कोमा से अलग होकर के। ग्रामर में इसकी क्या वैल्यू है, इसके क्या रूल्स हैं और कैसी एरर्स बनती हैं, फटाफट से आप मेरे साथ आज देखेंगे। ध्यान से देखना, आप पहले और दूसरे सेंटेंस में मुझे कोई एरर बता सकते हैं, ये इन दोनों के मीनिंग में फ़र्क बता सकते हैं, तो पहले पॉज करके इस वीडियो को मुझे आप जो ना दिमाग में अपने सोचें। सभी कोशिश करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस हैं। रोहन माय ब्रदर इज ए डॉक्टर, माय ब्रदर रोहन इज ए डॉक्टर। दोनों में क्या फ़र्क है? चलिए, अगर मैं आपको बताऊं सीरियसली, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों नाउन इन अपोजिशन केस का एक एग्जाम्पल है। कैसे? सेंटेंस तो आपको इतना था, रोहन इज अ डॉक्टर, बीच में आपने क्या लगाया? जो कि मेरा भाई भी है, माय ब्रदर, जो कि मेरा भाई भी है एक डॉक्टर है। अब देखो, ब्रदर भी एक एडजेक्ट नाउन है, रोहन भी एक नाउन है, माय तो इस ब्रदर के लिए आया है ना? तो बीच में आपने जो नाउन लगाया ना, इस नाउन को बोला जाता है नाउन इन अपोजिशन। इसका मतलब क्या है? आजू बाजू में पड़े हुए नाउन। इन दोनों का काम क्या होता है? दोनों एक ही चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। ये बीच वाला एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है मेन वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए, जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके लिए। रोहन जो कि मेरा भाई है एक डॉक्टर है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, माय ब्रदर रोहन इज अ डॉक्टर। अब इसकी निशानी क्या होती है? इसके पहले और बाद में दोनों तरफ कॉमा आता है, इससे मालूम चल जाता है नाउन इन अपोजिशन आपने चला रखा है। अब देखो, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा नाउन इन अपोजिशन बीच में आता है और कॉमा से कॉमा के बीच में रहता है, वो सिर्फ सब्जेक्ट होता है, उसके बारे में कुछ और बता रहा होता है ना? इसको हम ना रखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कभी कभार ऐसा सेंटेंस आप देखोगे जिसमें नाउन इन अपोजिशन आ जाएगा, माय ब्रदर रोहन इज अ डॉक्टर, यहाँ पे बीच में कॉमास भी नहीं लगे होंगे। अब देखना, यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी हो जाता है मामला। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? मेरा वो वाला भाई जिसका नाम रोहन है ना, वो एक डॉक्टर है। इस सेंटेंस का मतलब ये है, मेरे कई भाई हैं जिनमें जिसका नाम रोहन है वो एक डॉक्टर है। अच्छा सर, ऊपर वाले का क्या फ़र्क है? ऊपर वाले में ये कह रहा है मेरा एक ही भाई है, मेरा एक ही ब्रदर है जिसका नाम रोहन है, वो एक डॉक्टर है। समझ गए ना?
ऊपर वाले को बोलेंगे नॉन रिस्ट्रिक्टिव नाउन इन अपोजिशन, नीचे वाले को बोलेंगे रेस्ट्रिक्टिव नाउन इन अपोजिशन। नीचे वाले के आगे और पीछे हम कॉमा ना लगा के यही बताना चाह रहे हैं कि मेरे कई भाइयों में से एक भाई की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे उसका नाम ना लिखूं तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कौन डॉक्टर है, इसलिए मैं इसके आगे कॉमा वोमा नहीं लगाऊंगा। समझ गए ना? इस सेंटेंस को देखो, इंडिया द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज इन अ डिस्प्यूट विद चाइना। इंडिया जो दुनिया की मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे ज़्यादा संख्या वाली जनसंख्या वाला गणतंत्र है, डिस्प्यूट में है एक चाइना के साथ। बीच में नाउन इन अपोजिशन आया है, देख लो इंडिया के बारे में बता रहे हैं हम इस चीज़ से। अगर हमने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया ना, सेंटेंस गलत हो गया। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है भाई, दुनिया में 15-20 इंडिया हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं जिसका गणतंत्र सबसे बड़ा है, उसको है चाइना के साथ आज की डेट में डिस्प्यूट। ऐसा केस तो है नहीं, है ना? इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, सब जानते हैं एक ही इंडिया है पूरी दुनिया में। तो इस केस में कॉमा टू कॉमा हम इस चीज को लगा करके बताएंगे नाउन इन अपोजिशन को। लुधियाना मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन नॉर्थ। मैंने कहीं पे पढ़ा था लुधियाना जो है वो कई कंट्रीज के अंदर है, लुधियाना नाम की एक सिटी है ना, शायद ये बात सही भी हो। अगर लुधियाना वास्तव में 2-3 कंट्रीज में है ना, तो यहाँ पे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो लिखा है इसके आगे और बाद में हम जो है ना कोमा को नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वो वाला लुधियाना जो इंडिया में, जिसको इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है, वो नॉर्थ में है सिचुएटेड। समझ गए ना? अगर एक ही लुधियाना था तो लगा दो यहाँ पे कोमे जितने मर्जी, अगर एक से ज़्यादा लुधियाने हैं तो बीच के कॉमे आप जो है ओमिट करेंगे। अब लास्ट वाला सेंटेंस देखना, इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। वन ऑफ आवर एक्स पीएम अटल बिहारी वाजपेयी डाइड दिस ईयर। हमारे एक्स पीएम्स में से एक जो है अटल बिहारी वाजपेयी साहब, इस साल उनकी डेथ हो गई। अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर मैं इसको लगा दूं, इसको मैं लगा दूं, इस कॉमा को जिसमें मैंने अभी निकाला है, इसको लगाने से क्या होगा, हमारे एक्स पीएम में से एक की मौत हुई है जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। अगर यहाँ पे इस कॉमा को लगाया ना, इसका मतलब क्या है, हमारे सिर्फ एक एक्स पीएम है जो आज की डेट में बचे हैं जिंदा। समझ गए ना? ऐसा तो नहीं है, एक्स पीएम तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, कहीं भी हमने ऐसा नहीं लिखा कि एक ही एक्स पीएम जिंदा था जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी था जिनकी इस साल डेथ हुई है। अगर ऐसा केस नहीं है ना, अगर हमारे पास बहुत सारे एक्स पीएम्स हैं और हमें अटल बिहारी वाजपेयी को बताना ही पड़ेगा उनका नाम, तो यहाँ पे इस कॉमा को निकाल दो। समझ गए ना? रेस्ट्रिक्टिव नाउन इन अपोजिशन के आगे और पीछे कॉमा नहीं आएगा। रेस्ट्रिक्टिव का काम होगा सब्जेक्ट के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन देना जिसके बिना सेंटेंस का कोई मीनिंग ना निकले। अगर अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ ना लिखा हो तो आप ढूंढते रह जाएंगे किसकी मौत हुई है इस साल, इसको लिखना जरूरी है, इसलिए इसके बाद में और इसके पहले कॉमा नहीं आएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको इंडिया के बाद यहाँ पे हमने क्यों लगाया, अटल बिहारी वाजपेयी के आगे पीछे हमने क्यों नहीं लगाया। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नाउन इन अपोजिशन बोलते हैं इसको, आज भी यहाँ यही हुआ है। यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका जो कि नर्व सेंटर है स्पोर्ट के। अब देखो, ये अगर कॉमा से कॉमा मैंने लगाया ना, इसका मतलब क्या है, दुनिया में सिर्फ एक ही यूरोप है और एक ही नॉर्थ अमेरिका है, हमें उसको पहचानने की जरूरत नहीं है किसी जो है ना रेस्ट्रिक्टिव अपोजिशन केस से जो है यूज करके। बढ़े आगे, कह रहे द फ्रेंच ओपन शिफ्टेड इट्स डेट्स फ्रॉम द लेट मई टू लेट सितंबर गाइडेड मोर बाय होप देन लॉजिक। कह रहे जो फ्रेंच ओपन नाम का टूर्नामेंट है ना, इसने शिफ्ट कर दिया इसकी डेट्स को, इसकी तारीखों को लेट मई से लेट सितंबर तक। और कैसे हुआ ये, गाइड होकर के ज़्यादा होप के जरिए बजाय लॉजिक के। तो इसने क्या किया है, मई से सितंबर में शिफ्ट किया है, कैंसिल नहीं किया अपने आप को, बोला हम करेंगे जरूर। कह रहे ये सिर्फ और सिर्फ होप के द्वारा गाइडेड है, आशा के द्वारा गाइडेड है, लॉजिक इस बात के अंदर कोई भी नहीं है, क्योंकि लॉजिक के हिसाब से तो इस साल फ्रेंच ओपन होना ही नहीं चाहिए। आई थिंक सेंटेंस समझ गए होंगे आपके। सेंटेंस के अंदर मैंने इस काले को क्यों रखा है मैंने, देखो फ्रेंच ओपन एक टूर्नामेंट है। आप जब भी किसी टूर्नामेंट की, किसी किताब की, किसी टीवी शो की, किसी मूवी की बात करोगे तो उसके हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करते हैं। द बड़ा टी, फ्रेंच बड़ा एफ, ओ बड़ा ओपन। अगर बीच में कोई प्रेपोजिशन आती है तो उसको छोटा रखेंगे। मान लो फ्रेंच एट ओपन होता ना, तो फ्रेंच में एट जो होता ना बीच में एट, उसको हम छोटा रख देते। तो आप क्या करेंगे, किसी भी बड़ी किताब, मैगजीन, किसी भी न्यूज़पेपर, द हिंदू है जैसे आप पढ़ रहे हो उसको, या कोई भी न्यूज़पेपर, टीवी शो है, कोई भी टूर्नामेंट है, इसके पहले लेटर को हर वर्ड के हमेशा क्या करते हैं, कैपिटलाइज। आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट आपका फ्रेंच ओपन। कह रहे विंबलडन वॉज कैंसल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कह रहे विंबलडन था वो कैंसिल किया गया पहली बार, कब से, वर्ल्ड वॉर सेकेंड से। आज तक जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद विंबलडन को कैंसिल नहीं किया गया था। एंड व्हेन द रॉजर्स कप इन कनाडा व्हिच अशर्स इन द फॉल सीजन इन अर्ली अगस्त वाज ड्रॉप्ड, इट सीम्ड द वायरस वुड आउटलास्ट द ईयर। कह रहा और जब रॉजर्स कप जो है ना, देखो आर भी बड़ा सी भी बड़ा, पूरा एक टूर्नामेंट का नाम है। कह रहा और जब ये जो टूर्नामेंट है कनाडा के अंदर
जो कि अशर इन करता है, इंट्रोड्यूस करता है, लेकर के आता है फॉल सीजन को, पतझड़ के मौसम को अर्ली अगस्त में, अगस्त की शुरुआत में। कह रहे जब ये रॉजर्स कप ड्रॉप किया गया था ना, इसको जब हटा दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था, ऐसा हमें दिखाई दिया इट सीम्ड कि वायरस जो है वो इस साल से आउटलास्ट करने वाला है। इस साल के खत्म होने से पहले वायरस खत्म नहीं होगा। सिंपल सेंटेंस है, सेंटेंस की वोकैबुलरी देखते हैं। अशर इन, किसी चीज़ की शुरुआत करना। अशर वो आदमी होता है जो आपको मूवी हॉल में आपकी सीट तक लेकर के जाता है, इंट्रोड्यूस करता है आपको आपकी सीट से। तो अशर इन वहीं से हमने फेजर वर्ब बना रखी है। आप किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करें, बिगिन करें, शुरुआत करें, कमेंट्स करें। आउट लास्ट मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा लास्ट करना। मैं तो दिसंबर तक चलूंगा 2020, तुम मुझसे भी ज़्यादा आगे तक चलोगे, है ना। तुम दिसंबर के बाद भी चलने वाले हो, इसलिए तुम इस साल को आउटलास्ट कर दोगे। आउटलास्ट मतलब बने रहना, सर्वाइव करना, किसी दूसरी चीज़ के मुकाबले ज़्यादा लंबा चलना। ध्यान रखें, मॉडल वर्ब्स जब भी शुरू होंगी, यूज़ होंगी, उनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बे इन्फिनिटिव आएगा। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, इस कॉन्सेप्ट को मत भूलना, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सवाल बनते हैं। वुड के बाद में आउटलास्ट आ गया, किल आ सकता है, प्ले आ सकता है, सिंग आ सकता है, पर कभी भी वुड के बाद में सीधा ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हर मॉडल अपने बाद में लेगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे बट ओवर अ फ्रेनेटिक फ्यू आवर्स अर्ली लास्ट वीक द स्पोर्ट वॉज गिवन अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। कह रहे लेकिन कुछ फ्रेनेटिक फ्यू आवर्स के, है ना। फ्रेनेटिक क्या होते हैं? जिसमें आप बहुत सारे इमोशंस हो, बहुत एंग्जाइटी हो, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो। तो कह रहे लेकिन कुछ फ्यू आवर्स के अर्ली लास्ट वीक के अंदर, जैसे आवर्स जिनके अंदर आपकी धड़कनें बहुत तेज थी, स्पोर्ट को दिया गया, वॉज गिवन, एक नई किराए की जिंदगी को, लीज ऑफ लाइफ को। मतलब स्पोर्ट के अंदर फिर से जान को फूंका गया, ऐसी लाइफ की लीज स्पोर्ट को मिली कुछ घंटों के लिए इस महीने, इस वीक की शुरुआत में। समझ गए ना। सेंटेंस में देखने वाले वर्ड देख लेना। फ्रेनेटिक आपको मैंने बता दिया, फुल ऑफ एंग्जाइटी, एजिटेशन। एक है ये क्या, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, फ्यू आवर्स के बारे में बता रहा है। लीज होता है किसी चीज़ का लोन, किसी चीज़ का चार्टर, किसी चीज़ को रेंट करना। आप लीज लेते हो ना कोई चीज़ की, तो आप उस चीज़ को रेंट पे ले रहे हो। तो ऐसे रेंट पे लाइफ मिली थी टेनिस को। कह रहा इट वॉज अनाउंस्ड दैट द यूएस ओपन, नॉर्मली द लास्ट मेजर ऑफ द सीजन, वुड गो अहेड एज स्केड्यूल्ड इन न्यूयॉर्क August 31st to September 13 and would be followed by the French Open in 2 weeks टाइम इन पेरिस। कह रहा है ऐसा अनाउंस किया गया, ऐलान किया गया। अच्छा क्या भाई, दैट हुई है कि जो यूएस ओपन है, देखो यू भी बड़ा, एस भी बड़ा, ओपन भी बड़ा, ओ भी बड़ा, देखो ना टूर्नामेंट का नाम है। कह रहा है ऐलान हुआ कि ये जो टूर्नामेंट है ना, नॉर्मली जो लास्ट मेजर होता है, लास्ट जो है मेजर टाइटल होता है इस सीजन का, किसी भी सीजन का, वो गो अहेड होगा, वो आगे जाएगा, वो चलता रहेगा एज शेड्यूल्ड, जैसा उसका शेड्यूल बना है। और कहाँ पे? न्यूयॉर्क के अंदर, इस शहर में। कब से? अगस्त 31 से सितंबर 13 के बीच। कह रहा और दूसरा ऐलान क्या किया? कह रहे ये वुड भी फॉलोड होगा, यही यूएस ओपन के पीछे पीछे आएगा फॉलो करता हुआ फ्रेंच ओपन 2 वीक्स के टाइम में पेरिस के अंदर। तो ऐसा ऐलान दे दिया इन्होंने, यूएस ओपन उसी वक्त होगा जिस वक्त होना था न्यूयॉर्क में, और साथ ही साथ फ्रेंच ओपन इसके पीछे पीछे 2 वीक के अंदर पेरिस में शुरू होगा। समझ गए। सेंटेंस का सब्जेक्ट इट था, इसकी वर्ब आ गई है वॉच अनाउंस्ड। यूएस ओपन की 2 वर्ब्स हैं, पहली वर्ब है वुड गो, दूसरी वर्ब है वुड बी फॉलोड। कैसे पता लगा सर ये दूसरी वर्ब इसी की है? एंड के बाद आ रही है ना, कोमा और एंड के बाद जब वर्ब्स आ जाएं तो वो क्या करेंगी, वो एक ही सब्जेक्ट ले रही होती हैं। यूएस ओपन की पहली वर्ब थी वुड गो अहेड, दूसरी वर्ब है एंड वुड बी फॉलोड। वीक्स आप जानते हैं यहाँ प्लूरल का पजेसिव बना हुआ है। अगर आपके पास एक हफ्ता हो तो मैं लिख दूंगा 1 हफ्ते का वक्त, अ वीक्स टाइम, अपोस्ट्रोफी एस लगा दूंगा वीक के आगे, मालूम बन जाएगा पजेसिव बन गया वीक का, 1 हफ्ते का हो गया अभी, है ना। पर अगर हफ्ते कई सारे हों, 5 हफ्ते हों, तो मैं बोलूँगा 5 हफ्तों का टाइम, तो वीक से इस टाइम लगाऊंगा ना, पीछे अपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगा, तो पीछे जो है ये ऐसी हिसिंग साउंड आएगी। अब उससे क्या होगा, ये काम हो गया गलत। इंग्लिश बोलती है जब ऐसी साउंड आए तो पीछे का ऐसा आप निकाल दो, तो उससे बचेगा क्या, वीक्स टाइम। बोल आप इसको वही रहे हो, पर इसके अंदर इसमें ये फर्क है, इसमें लास्ट में अपोस्ट्रोफी आ रही है। इस समय मालूम चल गया एक प्लूरल का पजेसिव हमने बनाया हुआ है। वैसे इसमें साउंड आनी चाहिए, एस का चक्कर नहीं है, है ना। मान लो जस्टिस है, इसके लास्ट में सी आ रहा है, पर जस्टिस के बाद में भी ऐसे अपोस्ट्रोफी छोड़ते हैं, क्योंकि एस लगाओगे तो क्या बन जाएगा, जस्टिस, है ना। तो ये भी गलत है, ऐसे ही हम इसके आगे अपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ देंगे। जीसस है, मोसेस है, ये सब सिंगुलर है, एस जो है पीछे फिर भी आने के कारण हम इसको
इसी तरीके से पजेसिव बनाएंगे। जीसस का भी ऐसे और मोसेस का भी ऐसे। बढ़े आगे। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके पीछे एस आ रहा होता है, पर वो लोग है ना अपने नाम को अपोस्ट्रोफी एस के बाद एस लगा देते हैं। जैसे कोई मनीष है ना, उसने मनीषिस लिख दिया, तो ये उसका राइट है लिखने का। आप ऐसा मत सोचें कि ग्रामर के हिसाब से गलत हो गया। उसकी इच्छा है मुझे इस तरीके से बुलाया जाए, तो आपको बुलाना पड़ेगा, मनीषिस ही बुलाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगली लाइन देखना, बहुत खूबसूरत लाइन है, बहुत अच्छी ग्रामर है इसमें। कह रहा है सिंसिनेटी मास्टर्स विच लीड्स अप टू फ्लशिंग मेडोस एंड द मैड्रिड एंड रोम मास्टर्स वार्म अप इवेंट्स फॉर रोनाल्ड गैरोस वर ऑल्सो रेजरेक्टेड। कह रहे जो सिंसिनेटी मास्टर्स है ना, जो कि लीड अप करता है फ्लशिंग मेडोस तक। सिंसिनेटी मास्टर्स एक ग्रैंड स्लैम का नाम है, क्योंकि इसका सी भी बड़ा है, एम भी बड़ा है, एक टूर्नामेंट है। कह रहे जो कि हमें ले जाता है फ्लशिंग मेडोस की तरफ, इस टूर्नामेंट की तरफ। कह रहे और जो मैड्रिड एंड रोम मास्टर्स हैं, जो कि वार्म अप इवेंट, जो कि सिर्फ शुरुआती इवेंट है रोनाल्ड गैरोस नाम के टूर्नामेंट के लिए। कह रहे इनको रेजरेक्ट किया गया था, इनमें फिर से जान फूंकी गई थी। रेजरेक्ट करना मतलब किसी चीज़ को फिर से जिंदा करना। रिवाइव बोल दो, रिवाइटलाइज बोल दो, किसी चीज़ को इन्वाइग्रेट करना, रेजरेक्ट करना। अब सेंटेंस को ध्यान से देखना, सेंटेंस आपने समझ लिया। सिंसिनेटी मास्टर्स जो कि लीड अप करता है, ले जाता है इस टूर्नामेंट की तरफ, और ये दोनों जो कि वार्म अप मैच है, वार्म अप है रोनाल्ड गैरोस के लिए, इनको रेजरेक्ट किया गया। सेंटेंस में ध्यान से देखने वाली चीज़ क्या है? सबसे पहले आप कंफ्यूज होंगे पीछे मास्टर्स के एस देख के। आप बोलोगे सर ये बहुत सारे टूर्नामेंट होंगे, मुझे यहाँ पे सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब लगानी चाहिए थी, लीड अप लिखना चाहिए था। फिर आपको ग्रामर कॉन्सेप्ट याद आएगा। सर कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके पीछे एस आने के बावजूद वो सिंगुलरली ट्रीट करते हैं हम उनको। जैसे कि कोई बीमारी है, एड्स है, मीजल्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, ये सब के सब सिंगुलर नाउन्स हैं, पर पीछे एस आने के बावजूद हम इनको सिंगुलर ट्रीट करते हैं, भले ही पीछे एस आ रहा हो। तो वैसे ही आपने देखा सर टूर्नामेंट है, ये भी सिंगुलर टूर्नामेंट होगा, इसके आगे मैं लीड्स लगा दूंगा, सिंगुलर वर्ब इसको मैं दे दूंगा। यहाँ तक तो आपकी जो है दिमाग काम करेगा। फिर अब जब आगे आओगे ना, आप देखोगे सर ये वर ऑल्सो रेजरेक्टेड, ये वर तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। सिंसिनेटी मास्टर्स ने जब सिंगुलर यहाँ पे ली, तो यहाँ पे प्लूरल क्यों ली? अब देखो यहाँ पे आपने एक छोटी चीज़ को मिस कर दिया। मिस क्या किया? सेंटेंस का सब्जेक्ट सिर्फ सिंसिनेटी मास्टर्स नहीं है, इसका कंपाउंड सब्जेक्ट है मैड्रिड एंड रोम मास्टर्स। देखा, एक्चुअल में पूरा का पूरा ही आपका सब्जेक्ट है। मैड्रिड एंड रोम मास्टर्स जो है ना, और सिंसिनेटी मास्टर्स जो हैं, इन सबको रेजरेक्ट किया गया है, इसलिए मैंने वर्ड लगाया। अब आपको पता कैसे लगेगा ये भी सब्जेक्ट के पार्ट थे? वो इसलिए अगर ये दोनों फ्लशिंग मेडोज के पार्ट होते, है ना, फ्लशिंग मेडोज, मैड्रिड एंड रोम मास्टर्स ऐसा लिखना होता है इसको, तो बीच में यहाँ एंड प्लेस नहीं करता है, इसने कोमा लगा के एंड प्लेस करके हमें यही बताया है कि लीड अप ये तो फ्लशिंग मेडोज तक करता है, आगे इन दोनों को भी हमने सिंसिनेटी मास्टर्स के साथ जो किया हमने, जो रेजरेक्ट। समझ गए ना? ये फ्लशिंग मेडोज और मैड्रिड एंड रोम मास्टर्स इस कोमा और एंड से सेपरेट होकर के बैठे हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाइल द एटीपी द गवर्नमेंट बॉडी ऑफ मेंस टेनिस स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ अनाउंसिंग द शेड्यूल पोस्ट पेरिस, इट्स वुमेन काउंटरपार्ट द WTA went ahead full stream, listing all events till the end of November, including the lucrative Asian swing in China। कह रहे जहां जो ATP है ना, जो कि गवर्निंग बॉडी है मेंस टेनिस की, देखो नाउन इन अपोजिशन, ATP के बारे में कुछ बता रहे हैं। कह रहे जहां पे जो ATP है गवर्न करने वाली बॉडी है, स्ट्रक्चर है आदमियों की टेनिस की, मेल टेनिस की, कह रहे स्टॉप शॉर्ट हो गई, ये जाते जाते रुक गई। और कहाँ पे? अनाउंस करने के किस चीज़ को? शेड्यूल को पेरिस के बाद के, है ना, पेरिस ओपन के बाद क्या होगा। कह रहे जहाँ पे ऐसा हुआ, इसका जो वुमेन काउंटर पार्ट था ना, इसका औरतों वाला जो साथी था ATP का, जो कि विमेन की टेनिस को रेगुलेट करता है, जिसका नाम क्या है? WTA। कह रहे ये इवेंट ऐड हो गया, ये आगे बढ़ गया फुल स्ट्रीम पूरे जोश के साथ, लिस्ट करते हुए इवेंट्स को, और कब तक? एंड ऑफ नवंबर तक, जिसमें शामिल है प्रॉफिट वाला, पैसे वाला एशियन स्विंग, जो कि होना है चाइना के अंदर। हुआ क्या? ATP मेल्स की, WTA फीमेल्स की। ATP तो रुक गया, इसने तो पूरा अपना अनाउंस करना था, पर अनाउंस करते करते रुक गया ये। पोस्ट पेरिस में क्या करूंगा, पेरिस वाले टूर्नामेंट के बाद क्या होगा। जो इसका औरतों वाला काउंटर पार्ट था ना WTA, उसने सारे नवंबर तक के सारे इवेंट को लिस्ट कर दिया, जिसमें एशियन स्विंग जो होना चाइना में, उसको भी इसने शामिल कर रखा है। समझ गए सेंटेंस को? नाउन इन अपोजिशन को खास ध्यान दें आज की वीडियो के अंदर। शॉर्ट ऑफ आप कैसे यूज करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। आपके पास शॉर्ट एक एडजेक्टिव होता है, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे की कमी है। हर रिकवरी इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, उसकी रिकवरी कम नहीं है किसी भी तरीके से, एक मिरेकल से, एक चमत्कार से। तो शॉर्ट ऑफ मतलब किसी चीज़ की कमी, जैसे मेरे पास पैसे की कमी है,
और ये जो है ना मिराकल से कुछ भी कम नहीं है उसकी रिकवरी। अब देखो शॉर्ट ऑफ से एक फ्रेज बनता है, टू स्टॉप शॉर्ट ऑफ समथिंग, पहले रुक जाना किसी चीज़ के, पूरी तरीके से सफिशिएंटली किसी काम को ना करना, उससे पहले रुक जाना। द ट्रेन स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ इट्स डेस्टिनेशन, ट्रेन जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ही रुक गई। वो कहाँ तक भी गई हो पर डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंची, शॉर्ट ऑफ इट्स डेस्टिनेशन जो है ये पहुंची है। द गवर्नमेंट स्टॉप शॉर्ट ऑफ अनाउंसिंग अनदर लॉकडाउन, गवर्नमेंट जो है दूसरा अनाउंस करते हुए लॉकडाउन को एक और लॉकडाउन को अनाउंस करते करते जो है रुक गई। करने ही वाली थी पर लास्ट में उन्होंने डिसाइड कर लिया हम अनाउंस नहीं करेंगे। तो स्टॉप शॉर्ट ऑफ इस फ्रेज को नोट करें, किसी काम के बिल्कुल नज़दीक में आकर के रुक जाना। बस इसने भी ऐसे किया, इसका जो ये स्टॉप हो गया शॉर्ट ऑफ अनाउंस करने से अपने पोस्ट पेरिस जो है शेड्यूल को आगे बढ़े। फुल स्टीम जब करते हैं आप किसी काम को फुल एंथुसियाज्म के साथ करते हैं, स्टीम इंजन में जब स्टीम फुल होती है तो पूरे जोर शोर के साथ वो आगे बढ़ता है, वैसे ही आप फुल स्टीम करते हैं। ल्यूक्रेटिव होता है जिसमें बहुत मनी मेकिंग हो, प्रॉफिटेबल हो, मुनाफे वाला हो, बहुत पैसा आपको मिले, ल्यूक्रेटिव। आगे बढ़े, कह रहे द रीस्टार्ट हाउएवर विल बी अ ह्यूमंगस चैलेंज, कह रहे फिर से जो स्टार्टिंग का काम है ना, हालांकि वो एक ऐसा चैलेंज है, ऐसी चुनौती है जो होगी ह्यूमंगस, बहुत ही बड़ी। ह्यूमंगस वर्ड को नोट करें, वास्ट बोल लें, ह्यूज बोल लें, इसके बहुत अच्छा सिनोनिम है हरक्यूलियन। एक और लिख देता हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, इनकी तरफ आपको ध्यान देना है। जाइजेंटिक और हरक्यूलियन दोनों अच्छे वर्ड हैं, दोनों का मतलब होता है विशालकाय, महाकाय, बहुत बड़े, हरक्यूलियन, जाइजेंटिक, ह्यूमंगस। आगे बढ़े, कह रहा है ग्रैंड स्लैम लाइक द यूएस ओपन इज अ मेजर कॉन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट टेनिस प्लेयर्स एंड फैंस। कह रहे जो ग्रैंड स्लैम्स है ना बिल्कुल यूएस ओपन की तरह है। वो क्या है, वो एक मेजर कॉन्फ्लुएंस है, बहुत ही बड़ा असेंबली है, जमावड़ा है दुनिया के बेस्ट टेनिस प्लेयर्स का और फैंस का। तो कह रहे कोई भी ग्रैंड स्लैम होता है ना यूएस ओपन की तरह है, सारे अच्छे अच्छे टेनिस प्लेयर्स और फैंस जो हैं ऐसी जगह पे आकर के कॉन्फ्लुएंस करते हैं, जमावड़ा करते हैं। कॉन्फ्लुएंस वर्ड को नोट करें, असेंबली, गैदरिंग, कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन वर्ड को आपने जमात वाले केस में बहुत सुना होगा न्यूज़पेपर्स के अंदर। कॉन्ग्रीगेशन का बेसिकली यूज यही होता है अ रिलीजियस गैदरिंग, है ना, अ रिलीजियस गैदरिंग, धर्म के नाम पे कोई जमावड़ा हो, कॉन्ग्रीगेशन। पर इसको हम वैसे भी यूज़ कर लेते हैं किसी और जमावड़े के लिए भी, भीड़ के लिए भी कॉन्ग्रीगेशन वर्ड को यूज़ करते हैं। मैं आपको वर्ड्स की तरफ ध्यान देने को कहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत साल एसएससी और बैंक्स की ना वोकैबुलरी को ऑब्जर्व किया अच्छे से, अपने लिए किया है क्योंकि मैं कैट की प्रिपरेशन करता था, है ना। तो बैंक्स की वोकैबुलरी मैंने सारी उन दिनों में पढ़नी शुरू कर दी थी, हालांकि मैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा था। तो मैंने देखा कुछ वर्ड्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बैंक्स और एसएससी के अंदर। बस वही वर्ड्स मैं आपको बार बार डिस्कस करता हूँ आपके साथ, जैसे हरक्यूलियन है, जाइजेंटिक है, इनको आप पिछले पेपर उठा लो, ये वर्ड को बार बार पूछा होगा। इसी पे अपनी खबरी पे सीरीज चलती हैं जिसमें मैंने आपके साथ पिछली 5-10 साल की पूछी हुई फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स प्रपोजिशंस, इडियम्स और फ्रेजेस की हैं। तो जरूर से फ़ायदा उठाएं। अगर खबरी ऐप आपने डाउनलोड नहीं की है तो लिंक रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के डाउनलोड करें। बढ़े आगे, कह रहे टू प्ले इट इन अ बायोसिक्योर बबल इन्वॉल्विंग नो सपोर्टर्स, रेस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट्स, स्ट्रिक्ट डिस्टेंसिंग नॉर्म्स एंड रिगरस कोरोना वायरस टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स विल बी लाइक अ साइंटिफिक साई-फाई मूवी। कह रहे प्ले करना, खेलना इस चीज़ को, इट टेनिस को, और कहाँ पे, एक बायो सिक्योर बबल में, एक ऐसे बुलबुले में, एक ऐसे कवच के अंदर जो बायो सिक्योर है, जिसमें बायोलॉजिकली आप बिल्कुल सिक्योर हैं, कोई आपको बीमारी नहीं होगी। कह रहा खेलना इस तरीके से बिल्कुल अलग थलग होकर के इस चीज़ को। कह रहा वो बबल, वो गुब्बारा जो इन्वॉल्व करता हो कोई सपोर्टर को नहीं, जिसमें मूवमेंट हो रिस्ट्रिक्टेड, ज़्यादा घूम फिर ना सकते हो, जिसमें स्ट्रिक्ट डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स हों और कोरोना वायरस टेस्टिंग के प्रोटोकॉल्स हों, जो उनके बड़े अच्छे से नियम हो टेस्टिंग के, जो कि रिगरस हो, बड़े स्ट्रॉन्ग हो, बड़े जो है हार्ड हो। कह रहे ये ऐसा बबल जो है ना, ऐसा खेलना इस बबल के अंदर विल बी, वो होगा एक साई-फाई मूवी के जैसे। कह रहा एज इंग्लिश क्रिकेटर मार्क वुड सेड रिसेंटली, जैसा कि इंग्लिश क्रिकेटर मार्क वुड ने रिसेंट में ऐसा बताया। कह रहा आप खेल जरूर लो पर आप ऐसा सोच रहे हो ना कोई सपोर्टर ना आए, हम ज़्यादा मूवमेंट भी ना करें, डिस्टेंसिंग भी बना करके रखें, टेस्टिंग भी बड़े अच्छे से हो, ऐसा बायो सिक्योर बबल बनाने की अगर आप सोच रहे हो ना, तो ये साई-फाई मूवी से कम नहीं है। जैसे कि कोई साइंस फिक्शन की मूवी आती है वैसा ही है, ऐसा कहने वाले हैं ये मार्क वुड नाम के क्रिकेटर। समझ गए होंगे सेंटेंस को। रिगरस वर्ड को नोट करें, बहुत ही स्ट्रिक्ट, एग्जॉस्टिव, डिटेल, स्ट्रिंजेंट, है ना, हार्ड, फर्म, उसको कहते हैं रिगरस। इंग्लिश क्रिकेटर के आगे उसका नाम लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया डेजिग्नेशन के आगे नाम आ जाए तो आगे से द निकाल देंगे, पर अगर यहाँ पे मार्क वुड ना लिखा होता तो मैं बताता एज द इंग्लिश क्रिकेटर सेड रिसेंटली। समझ गए ना।
आप जब भी कोई डेजिग्नेशन आ जाए उसके आगे द लगाएंगे, पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी ऐसी चीज हो, पर उसका नाम उसके आगे आ जाए तो द को यूज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहे इंटरनेशनल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी इन प्लेस फॉर द फॉरसिबल फ्यूचर, दस रेंडरिंग टूर्नामेंट्स फार फ्रॉम लेवल प्लेइंग फील्ड। कह रहे दुनिया भर की ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन जो है, इंटरनेशनल ट्रैवल की जो रिस्ट्रिक्शन है एक देश से दूसरे देश में हवाई यात्रा की, कह रहे ये जो पाबंदियां हैं एक्सपेक्टेड है इंसान, क्या इनसे एक्सपेक्टेड है कि ये होंगी इन प्लेस अपनी जगह पे, और कब तक के लिए, ऐसे फ्यूचर के लिए जो फॉरसिबल है, जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगले 2, 4, 6 महीने के लिए। कह रहे ऐसी पाबंदियां अपने प्लेस में रहने वाली हैं, लगी रहेंगी। कह रहे इस प्रकार रेंडर करते हुए, बनाते हुए टूर्नामेंट को फार, बहुत दूर, कहाँ से, लेवल प्लेइंग फील्ड से, ऐसी एक जगह से जहाँ पे सब चीज़ें बराबर होती हैं, सबको बराबर मौका मिलता है। सेंटेंस को समझो, फिर इसकी वोकैबुलरी ग्रामर देखते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगने के कारण, इसके एक्सपेक्ट होने के कारण कि ये प्लेस में रहेंगी, लगी रहेंगी आने वाले कुछ वक्त के लिए, फॉरसिबल फ्यूचर के लिए। कह रहे इसके ऐसा होने से, एक्सपेक्टेड होने से, रेंडरिंग हो जाएगी, बना दिया जाएगा पूरे टूर्नामेंट को लेवल प्लेइंग फील्ड से बहुत दूर, ऐसा एक जगह बना देंगे जहाँ पे सबको बराबर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। मान लो आपकी कंट्री का कोई प्लेयर है, वो पहुँच ही नहीं पाया क्योंकि दूसरी कंट्री ने आपकी कंट्री से हवाई यात्राएं बंद कर रखी हैं, तो आपकी कंट्री तो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाई ना अपने आप को, तो हो सकता है इससे लेवल प्लेइंग फील्ड ना रहे इन टूर्नामेंट्स के अंदर। अब देखो ध्यान से देखने वाली चीज़, वर्ड्स देखते हैं। फोरसीएबल, आपको वर्ड मैंने बताया फोर सी मतलब पहले से किसी चीज़ को देखना, फोर मतलब पहले से, सी मतलब देखना, मतलब किसी चीज़ की भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्ट करना, किसी चीज़ का ओमेन करना, समझ गए ना, किसी चीज़ की फोरकास्ट करना। तो फोर सी से बना दिया फोरसिबल, मतलब बन गया प्रेडिक्टेबल या एक्सपेक्टेड, है ना। तो फोरसिबल फ्यूचर कौन सा है, जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगले 2, 4, 6 महीने के लिए क्या होने वाला है, उसको कहेंगे फॉरसिबल फ्यूचर। रेंडर वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, कई बार मैं इसको बता चुका हूँ, फटाफट से इसको अपने करने की कोशिश करते हैं। क्लियर, आप इस सेंटेंस का मुझे मीनिंग बता दें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो फिर मैं आपको बताता हूँ। कोशिश करो आप पुराना जो खंगालो नोट्स वर्ड्स, रेंडर वर्ड को मैंने कैसे यूज करना बताया था, इसका मीनिंग आप समझेंगे तभी ये रेंडर वर्ड आपका क्लियर होगा। चलो देखो, रेंडर के 2 मीनिंग होते हैं कि कोई चीज़ को दे देना या किसी चीज़ को बना देना। देने को भी रेंडर करते हैं, गिव करने को, और बना देने को भी कहते हैं रेंडर करना। अब इसको समझोगे ना सेंटेंस को, तो समझने के लिए आपको पहले नीचे वाले 2 सेंटेंस समझने पड़ेंगे। द गवर्नमेंट रेंडर्ड सपोर्ट टू द बिजनेसेस, सरकार ने रेंडर कर दिया, दे दिया सपोर्ट को बिजनेसेस को, व्यापारों को, है ना। रेंडर करने का मतलब क्या है यहाँ पे, दे देना। तो बनाया नहीं है इन्होंने सपोर्ट को, इन्होंने सपोर्ट को रेंडर किया, दिया है ना। बना देने वाला मीनिंग यहाँ नहीं लगेगा। मैनी बिजनेसेस, ये बिजनेस हैव बिन रेंडर्ड अनप्रॉफिटेबल बाय द लॉकडाउन, बहुत सारे बिजनेसेस को अनप्रॉफिटेबल बना दिया गया है, बन गए हैं वो जो नुकसान वाले लॉकडाउन के द्वारा। तो यहाँ पे रेंडर का काम क्या है, किसी चीज को कोई चीज दूसरी चीज बना देना। तो रेंडर प्लस नाउन, कुछ चीज को दे देना, रेंडर प्लस एडजेक्टिव, किसी चीज को हम दूसरी चीज में बदल देते हैं, है ना, बना देते हैं। अब इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं। द गवर्नमेंट रेंडर्ड सपोर्ट टू मैनी बिजनेसेस रेंडर्ड अनप्रॉफिटेबल बाय द लॉकडाउन, सरकार ने सपोर्ट को दे दिया बहुत सारे बिजनेसेस को जिनको बना दिया गया था अनप्रॉफिटेबल इस लॉकडाउन के द्वारा। तो दोनों वर्ड्स एक ही सेंटेंस में आ गए, ताकि आपको याद रहे दोनों वर्ड्स क्या क्या मतलब रख रहे हैं, एक ही वर्ब है, क्या क्या मतलब रखती है अलग अलग। आगे बढ़ने से पहले एक और पॉज दें अपनी वीडियो को। यहाँ इस सेंटेंस के अंदर कोई एरर है तो मुझे बताएं। देखो ये कॉन्सेप्ट कई बार करवा चुका हूँ, एक लड़का और एक लड़की को पकड़ में आनी चाहिए, कौन सी एरर इस सेंटेंस में मैंने छोड़ दी है। चलो भूल मत जाया करो, पिछले कॉन्सेप्ट से कारण अगले नए कॉन्सेप्ट सीखते हो, पिछला भूल जाते हो। मैनी है के बाद क्या आएगा, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। तो मैनी है बिजनेसेस नहीं, मैनी है बिजनेसेस नहीं, मैनी है बिजनेस। अच्छा सिंगुलर नाउन तो आएगा, साथ में वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो जैसे यहाँ पे हैव लिखा हुआ था, यहाँ मुझे लिखना चाहिए था हैज, है ना। यहाँ पे तो मैंने बिजनेस सही लिखा था, पर यहाँ पे बिजनेसेस लिखा था, तो उसको बिजनेस करना है, यहाँ पे मुझे बनाना है हैव को हैज। आगे बढ़े, मैनी के बाद में सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, इसका लॉजिक भी आप समझते हैं। हम बहुतों की बात कर रहे हैं मैनी से, पर अ लगा के बता रहे हैं, सब में से एक एक की अलग अलग करके बात कर रहे हैं, तो मैनी अ। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है जस्ट अ मिनट, जस्ट दिस वीक there have been an uptick in infections in the United States, forcing a few states, including New York, to impose a 14-day quarantine for travelers from areas with high case numbers. कह रहा है इसी हफ्ते जस्ट दिस वीक हुआ क्या,
एक अपटिक वहाँ पे रहा है। अपटिक मतलब उछाल, हल्का सा ऊपर का उछाल। कह रहे अपटिक जो है ना, उछाल जो है रहा है इन्फेक्शंस के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में। कह रहे फोर्स करते हुए कुछ स्टेट्स को, जिसमें शामिल है न्यूयॉर्क, इम्पोज करने को एक 14 दिन के क्वारंटीन को उन ट्रैवलर्स के लिए जो एरिया से आते हैं हाई केस नंबर्स वाले। तो कई स्टेट्स ने, अगर आप किसी हाई इन्फेक्शन वाली स्टेट से आप आ रहे हो, तो न्यूयॉर्क जैसी कई स्टेट्स ने आपके ऊपर क्वारंटीन के मेजर्स को 14 दिन के लिए इम्पोज कर दिया है, क्योंकि अपटिक उछाल रहा है जो है नंबर ऑफ केसेस में। समझ गए? अब सेंटेंस में देखने वाला वर्ड देख लेना, अपटिक, स्पाइक, इंक्रीज, जंप, इसको कहते हैं उछाल, किसी चीज़ के अंदर जो है इजाफा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे द रिसेंट फियास्को इन्वॉल्विंग नोवाक जोकोविच एड्रियास टूर exhibition tennis in Balkans, where a series of players including Djokovic tested positive hasn't helped। कह रहा हाल का जो फियास्को है ना, बड़ी घटना है, जो बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ी आफत है, कैटास्ट्रोफी है, डिजास्टर है, फियास्को, जिसमें इन्वॉल्व था ये वाला आदमी जोकोविच, और क्या है इसका एड्रिया टूर एग्जीबिशन टेनिस, जो कि बाल्कन्स में हुआ था। तो कह रहा हाल का जो डिजास्टर है ना जोकोविच के इस टूर्नामेंट वाला, बाल्कन्स नाम की सिटी में, जहाँ पे एक सीरीज ऑफ प्लेयर्स जिसमें शामिल है जोकोविच, सबने पॉजिटिव टेस्ट किया, सबकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई इस वायरस के लिए। कह रहे इस फियास्को ने भी ना ज़्यादा हेल्प नहीं की है, इससे भी ज़्यादा हमें मदद नहीं मिली है। कहने का मतलब क्या है, आप सोच रहे हो टेनिस करवाएंगे, हम यहाँ देख रहे हैं कि अभी हल्की सी टेनिस हुई, उसमें इतने लोगों को जो है कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो ये फियास्को से हमें बल्कि नुकसान ही हो रहा है अगर टेनिस की बात हम करें तो। समझ गए ना सेंटेंस को? कह रहे द वर्ड नंबर 1 एंड द करंट प्रेसिडेंट of the ATP Player Council came across as anything but a leader, becoming the face on an event which flouted the most important of WHO guidelines। इतना पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहा वर्ड नंबर 1 और करंट प्रेसिडेंट है। इस सेंटेंस में कह रहा है, आप मुझे बताएंगे सेंटेंस के लास्ट में, है ना। कह रहा वर्ड नंबर 1 और करंट प्रेसिडेंट है ATP प्लेयर काउंसिल के, वो कम अक्रॉस हुए हैं, वो हमें दिखाई दिए हैं, वो हमें समझ में आए हैं, वो निकल करके आए हैं किसी भी तरह से, एज एनीथिंग, किसी भी तरह से, सिवाय एक लीडर के। कह रहे ये जो आदमी है ना, ये सब कुछ दिखा हमें, हर तरह का आदमी दिखा है सिवाय एक लीडर के। तो ये एक अच्छे लीडर के तौर पे सबके सामने नहीं आए हैं। ये वर्ड नंबर 1 और टेनिस प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट ATP प्लेयर काउंसिल के। अच्छा कैसे नहीं आए हैं? बिकम होते हुए, बनते हुए चेहरे को एक ऐसे इवेंट के जिस इवेंट ने फ्लाउट कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, तौहीन कर दी सबसे इंपॉर्टेंट WHO गाइडलाइंस की। अच्छा कौन सी गाइडलाइंस है? जो कि है वेयर करने की मास्क को और इम्प्लीमेंट करने की, अमल में लाने की फिजिकल डिस्टेंसिंग के मेजर्स को। तो कह रहे ये जो आदमी था ना, इसने अभी टूर्नामेंट करवाया जिसमें ना किसी ने मास्क पहना था, सब आजू बाजू में एक दूसरे के बैठे थे। तो कह रहा है कोई लीडर जैसा इन्होंने क्वालिटी नहीं दिखाई, कुछ भी कह लो आप, पर ये लीडर नहीं है। समझ गए सेंटेंस को? अब देखना सेंटेंस में एक एरर भी है और एक कूल ग्रामर कॉन्सेप्ट भी है। एरर जिन लोगों ने पकड़ी उन सबको बहुत बधाई। मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, नीचे कमेंट्स हैं, आपने एरर कैसे पकड़ी है ना, बताना मुझे। अब जो एरर है मैं आपको बता देता हूँ। अ लीडर, बात हो रही है एक आदमी की। अ लीडर मतलब एक लीडर। अगर ये आदमी है तो एक ही आदमी है जो वर्ड नंबर 1 भी है और करंट प्रेसिडेंट भी है। वर्ड नंबर 1 भी और करंट प्रेसिडेंट भी है। अगर ये दोनों काम करता है, वर्ड नंबर 1 भी है और करंट प्रेसिडेंट भी है, तो ये दोनों दो लगाने से क्या मालूम चला है? मैंने ग्रामर में ये बता दिया कि ये दोनों अलग अलग आदमी हैं। अगर दोनों के आगे द लगा देता हूँ तो इससे मालूम चलता है दोनों अलग अलग आदमी हैं। इससे क्या हुआ, अपनी ग्रामर थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। यहाँ पे मुझे इस द को निकाल देना चाहिए था ताकि एक ही आदमी बने, दो अलग अलग आदमी ना बने। तो मैं ऐसे बोलता द वर्ड नंबर 1 एंड करंट प्रेसिडेंट ऑफ ATP प्लेयर काउंसिल। समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट देखने वाला है, ये बट क्या काम कर रहा है। बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है, एक बार में देखना समझ जाओगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो। बट के 3 काम होते हैं, प्रेपोजिशन बनना, एडवर्ब बनना, कंजंक्शन बनना। सर मैं कैसे पता करूंगा? डरा मत करो तुम, सर बैठे हैं ना पास में, सिर्फ पार्सिंग सीख लो। आप है ना घर से बता दोगे कौन सी प्रेपोजिशन, कौन एडवर्ब, कौन कंजंक्शन, देखते ही बता दोगे। 3 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, अभी इनका पोस्टमार्टम करते हैं। आप देखेंगे तीनों के अंदर अलग अलग तरह से बट काम कर रहा है और अलग अलग रूल इस पर अप्लाई होंगे। द मूवी इज नथिंग बट अ वेस्ट ऑफ टाइम। द मूवी इज बट अ वेस्ट ऑफ टाइम। द मूवी हैड एन इंप्रेसिव कास्ट बट प्रूव टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। फटाफट से क्या करता हूँ मैं, इसमें सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब मार्क कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी पार्सिंग का आपको आइडिया लगे। सब्जेक्ट को मैं डाल देता हूँ ग्रीन में, वर्ब को मैं डाल देता हूँ पिंक में। चलो इस बन गई आपकी वर्ब। 1 सेकंड देना मुझे, फटाफट से इस काम को मैं कर देता हूँ आपके सामने।
जो लोग जानना चाहते हैं ना सर कैसे करते हैं, ऐसे करता हूँ मैं, आप लोगों के लिए प्रिपेयर करता हूँ मैं। इसमें थोड़ा सा टाइम भी जाता है ना, पर इससे क्या अंडरस्टैंडिंग अच्छी आती है। चलो अब आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कितने आसानी से आप पार्सिंग के साथ पकड़ सकते हो। देखो कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो क्लोज को मिलवाना, दो क्लोज को ज्वाइन करना। अगर कंजंक्शन आएगी तो दो क्लोज आएंगे, दो सब्जेक्ट आएंगे, दो वर्ब्स आएंगी। अगर कंजंक्शन आएगी तो दो क्लोज आएंगे, दो सब्जेक्ट आएंगे, दो वर्ब आएगी। बट यहाँ लगा हुआ है, एक वर्ब इससे पहले आई हैड, दूसरी क्या आई प्रूव्ड टू बी, दो वर्ब्स आ गई। अगर दो वर्ब्स आई हैं तो जरूरी हमारे पास क्या है, दो क्लोज हैं। तो क्लोज कैसे है हमारे पास, पहला क्लोज है द मूवी हैड एन इंप्रेसिव कास्ट। दूसरा क्लोज क्या है, बट के बाद ये द मूवी वाला सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है, द मूवी प्रूव टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये बट का काम होता है लेकिन का, दो क्लोज को मिलाएगी, इस केस में बन जाएगी क्या, कंजंक्शन। समझ गए ना। जैसे ही बट के बाद दूसरी वर्ब आए, वर्ब देखते आप बता दोगे, बट जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है, इसका मतलब होगा कंजंक्शन की तरह काम करते वक्त लेकिन। लेकिन क्या होगा, लेकिन। अगला सेंटेंस देखो, द मूवी इज नथिंग। पार्सिंग करो, मूवी सब्जेक्ट इज वर्ब, वर्ब जब अकेली आती है बी फैमिली की तो लिंक वर्ब बन जाती है। लिंक वर्ब अपने बाद में क्या लेगी, नाउन या एडजेक्टिव को लेगी। नाउन या एडजेक्टिव कहलाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द मूवी के बाद इसके बाद आ रहा है नथिंग नाम का एक नाउन, ये नाउन क्या बन गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ गए ना इतना तो, द मूवी इज नथिंग, सेंटेंस आप समझ गए। अब ये बट है ना, बट इसके बाद में जो दूसरा नाउन आ रहा है ना, अ वेस्ट ऑफ टाइम। वेस्ट भी एक नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, टाइम भी एक नाउन है, अ वेस्ट ऑफ नाउन टाइम। ये पूरा का पूरा जो नाउन फ्रेज है ना, इस बट का जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहां से मुझे पता लगा ये बट जो है ना प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, क्योंकि अ वेस्ट ऑफ नाउन के पास कोई चारा नहीं है इस बट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने के सिवा। समझ गए ना। तो बट के बाद जब दूसरा कोई नाउन आ जाए जो कि किसी भी चीज से जुड़ा ना हो, किसी और चीज का ऑब्जेक्ट ना बन सकता हो, बट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, वहां पे बट काम कर जाएगी एक प्रीपोजिशन का। अब देखो प्रीपोजिशन का काम करेगी, इसका मतलब क्या होगा, एक्सेप्ट फॉर, सिवाय इस चीज के। मूवी कुछ भी नहीं है सिवाय एक वेस्ट ऑफ टाइम के। समझ गए ना। प्रेपोजिशन का काम किया, मालूम चला एक्सेप्ट फॉर, सिवाय इस चीज के। तीसरा देख लो, द मूवी इज बट अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब देखो ध्यान देना, सर आप बोल रहे हो अ वेस्ट ऑफ टाइम बाद में आया है तो बट एक प्रेपोजिशन है, यहाँ भी बट एक प्रेपोजिशन बन जाएगी क्योंकि अ वेस्ट ऑफ टाइम आया है। अब मेरे को बावले इतनी सी चीज बता दे, यहाँ पे सब्जेक्ट तो आ गया मूवी, वर्ब आ गई लिंकिंग वर्ब इज, अपने पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया क्या, यहाँ पे तो नथिंग था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस केस में मुझे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिखा दो कहाँ है, नहीं है ना। अगर सब्जेक्ट आया है तो सब्जेक्ट की वर्ब होगी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ये अ वेस्ट ऑफ टाइम जो तुम देख रहे हो ना, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द मूवी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो सर बट क्या कर रहा है, बट काम कर रहा है एडवर्ब का, इसका मतलब है ओनली। जब ये एडवर्ब का काम करेगा इसका मतलब होगा महज, ओनली, या कुछ ज्यादा नहीं। तो मूवी कुछ भी ज्यादा नहीं है एक वेस्ट ऑफ टाइम से, मूवी महज ओनली, सिर्फ और सिर्फ एक वेस्ट ऑफ टाइम है। समझ गए ना। तो बट एज एन एडवर्ब काम करेगा तो मतलब होगा महज, ओनली, है ना, इस तरह से काम आएगा वो। उसके बाद में जो नाउन लिखा होगा वो उस बट से नहीं जुड़ा होगा। अगर बट एज एन प्रीपोजिशन काम करेगा उसके बाद जो नाउन आएगा उसका ऑब्जेक्ट होगा, इसका तब इसका मतलब होगा सिवाय इस चीज के, एक्सेप्ट फॉर। और अगर बट के बाद वर्ब आ जाए तो बट एक कंजंक्शन काम करेगा, इसका मतलब होगा लेकिन। आई थिंक समझ गए होंगे। बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। ग्रामर के अंदर घुस रहे हो आप, ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट को यूट्यूब पे कोई पढ़ना चाहता ही नहीं, है ना। अगर आपको मिल रहा है, मैं अपनी इच्छा से दे रहा हूँ, तो इसका पूरा फायदा उठाएं आप, है ना। इस कॉन्सेप्ट को टॉपर्स फॉलो किया करते हैं, इस तरह के कंटेंट को अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो आप भी टॉपर हैं आज से। अच्छा फटाफट से क्या करना है, तीनों सेंटेंस के अंदर बट नाम के इस वर्ड के मुझे रोल को आप बताएंगे आज कमेंट सेक्शन के अंदर। तीनों सेंटेंस में बट क्या काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, प्रपोजिशन का काम कर रहा है, या कंजंक्शन का काम कर रहा है ना। पार्सिंग करो, बड़ा बिंदास सब तरीके से आप इसको बता सकते हो। कल के आंसर्स भी अपडेट हो गए हैं, कल की वीडियो में कमेंट सेक्शन में, आज की अपडेट कर दूंगा, जरूर अपडेट करता हूँ नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग के अंदर। बढ़े आगे, फ्लाउट करना, किसी चीज़ का डिसरिगार्ड करना, डिफाई करना, डिसरिस्पेक्ट करना। कह रहा है इट इज़ अ स्ट्रेच टू से दैट द अपकमिंग टेनिस कैलेंडर इज नाउ इन जॉपर्डी। कह रहा है स्ट्रेच हो जाएगा, ये बात बहुत लंबी खिंच जाएगी अगर हम ऐसा कहते हैं कि आने वाला जो टेनिस कैलेंडर है ना वो जॉपर्डी में है, बहुत ही तकलीफ में है, डेंजर में है, ट्रबल में है। तो कह रहा है ये बात तो हमें नहीं कहनी चाहिए, स्ट्रेच हो जाएगा, बहुत खींची वाली बात हो जाएगी, लंबी बात हो जाएगी, छोटा मुंह बड़ी बात, कि आने वाला टेनिस कैलेंडर बहुत जो है मुश्किल के अंदर है। हो सकता है जितना हम सोच रहे हो वैसा ना भी हो सकता है प्यार से ये टेनिस अपनी करवा लें। सेंटेंस में देखने वाला चीज, इट इज
यहाँ पे इट्स जो है ना, ये इट इज या इट हैज, इन दोनों में से एक होता है। तो यहाँ पे तो इट इज होगा, हैज होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसके बाद। तो मैं यहाँ पे इट्स को लिख रहा हूँ, इट इज, है ना। सब्जेक्ट भी यही है, वर्ब भी यही है, इसके अंदर वर्ब जो है अंदर ही घुसी हुई है इसके। जॉपर्डी वर्ड को नोट कर लें, पैरिल, डेंजर, ट्रबल, नुकसान, बहुत बड़ा खतरा, जॉपर्डी। कह रहे रादर बजाय इस चीज़ के, द एपिसोड इज अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ हाउ इजली थिंग्स कैन गो रॉन्ग इफ कॉशन इज थ्रोन टू द विंड। कह रहे बजाय जॉपर्डी में होने के ये पूरा एपिसोड जो है, पूरी घटना जो है जोकोविच के पॉजिटिव करने की, ये एक स्टार्क रिमाइंडर है, सीधा साधा रिमाइंडर है हमारे सामने। और कैसा, कह रहे कितनी आसानी से, हाउ इजली थिंग्स जो हैं वो कैन गो, वो जा सकती हैं गलत दिशा में, कैन गो रॉन्ग, अगर कॉशन को थ्रोन टू द विंड किया जाता है, अगर सावधानी को हवाओं में झोंक दिया जाता है, अगर आप बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं। समझ गए ना। तो ये कह रहा है, यही बता रहा है कि हो सकता है अगर आप क्वेश्चन को छोड़ दें, सावधानी को छोड़ दें, थ्रो टू द विंड कर दें, तो ये स्टार्क रिमाइंडर है कि थिंग्स बड़े आसानी से गलत रास्ते पे जा सकती हैं। वर्ड को नोट करें, स्टार्क को, सीधा साधा, प्लेन एंड सिंपल, हार्श। थ्रो टू द विंड, थ्रो क्वेश्चन टू द विंड, एक इंग्लिश में एक इडियम होती है, इसका मतलब होता है टू बी टोटली केयरलेस। हवाओं में आपने क्वेश्चन को फेंक दिया है, उड़ा दिया है आंधी के अंदर, बोला मुझे बिल्कुल भी केयर करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल बिंदास तरीके से काम करूंगा। तो ऐसा काम आपको थ्रो क्वेश्चन टू द विंड्स वाला नहीं करना। हाउ जब जब सेंटेंस के बीच में आता है तो वो इन्वर्जन नहीं करेगा, जब जब सेंटेंस के शुरू में आएगा तो इन्वर्जन कर देगा, सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना देगा, और सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएगा। लास्ट संडे बूस्टर में हमने देखा था ना हाउ कैसे बिहेव करता है, किस तरीके से हाउ के दो रूप हैं, उसको रिवाइज करें। संडे बूस्टर्स को मैं हर संडे लाने की कोशिश करूंगा शाम को 5 बजे, है ना, लाइव बैठ करके सारे वीक का, सारे ग्रामर, सारी वोकेबलरी जो भी हमने पढ़ी है ना, संडे को शाम को 5 बजे बैठ करके लाइव क्लास में इस संडे को भी करेंगे। अच्छा लगा हो तो जरूर से मुझे बताना, एक लाइक और एक शेयर जरूर देना वीडियोज़ को सोशल मीडिया के ऊपर। इजाज़त दें मुझे अगली वीडियो तक के लिए, जरूर से अपनी समरी और आंसर्स को डालें। साइनिंग आउट।